डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ लिया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बारे में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। बल का जो मात्रक बताया गया था न्यूटन होता है, और आवेश का होता है कूलम्ब। और कल इसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो उसमें से कुछ का जो आंसर आया था वो बिल्कुल सही था। इनमें से एक का आंसर जो आएगा वो तो आएगा 4 माइक्रो कूलम्ब, और एक का आंसर आएगा 5 माइक्रो कूलम्ब। ये आप देख लेना, हो सकता है कि Q1 का मान 5 आए या फिर इसका 4 आ जाए, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा ये, और इसका आंसर आएगा इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया था कैसे सोल्व करना था, उसमें बताया गया था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो इसमें आवेश जो दिया गया था वो माइक्रो कूलम्ब में दिया गया था, और माइक्रो कूलम्ब को आप कूलम्ब में कन्वर्ट करते हो तो बताया था कि 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब होता है। वैसे यहाँ पे Q1 जो चार्ज है वो 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब के इक्वल होगा, ये भी 10 की पावर माइनस 6, तो कितना हो गया टोटल 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब। तो यहाँ पे K Q1 Q2 ऐसे रह जाएगा 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब और आ जाएगा, और साथ में आएगा R स्क्वायर। अब जो भी आपको वैल्यू दी रखी थी उसको रख करके इसको सोल्व करना था, तब जाके इसका आगे आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इससे देख लेना कि क्या आंसर आने वाला है। चलो अब देखिए, इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश के कारण, स्थिर विद्युत आवेश के कारण हम किस टाइप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए, हमने कल तक जो पढ़ा था फॉर्मूले में, एक तो अपने पास कूलम्ब बल हम पढ़ चुके थे कि जब दो आवेश होते हैं उसके बीच में कूलम्ब बल लगता है, और उसका सूत्र बताया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। तो कैसे आएगा ये इसके बाद में एक बिंदु आवेश के कारण। तो मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश है, यहाँ पे हम ले लेते हैं Q, ये मैंने कैपिटल Q भी ले सकते हैं, स्मॉल q भी मान सकते हैं। तो आपको पता है कि यदि धन परीक्षण आवेश होगा तो इसके चारों ओर कौन सी रेखाएं हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र। इसके चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है। अब मान लीजिए कि इससे एक स्मॉल r दूरी पर आप एक परीक्षण आवेश ले आते हो। हमने आपको इसमें डेफिनेशन में भी बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से जनरेट होती है, कि आवेश से आवेश का समूह अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैसे ही इसमें एक आवेश है इस Q, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। परंतु यदि हमें एक परीक्षण आवेश ले आए तो टोटल आवेश कितने हो गए, अब 2, और जहां पे 2 आवेश आ जाते हैं वहां पे कौन सा बल लगने लग जाएगा, कूलम्ब बल। तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो कूलम्ब बल होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों आवेशों के मध्य कूलम्ब बल का मान कितना आएगा। तो आप देख सकते हो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो ये तो लिखा मैंने K कांस्टेंट, Q1 चार्ज है कैपिटल Q, दूसरा चार्ज है अपने पास Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये बल हो गया। यदि इसको सदिश रूप में निरूपित करना चाहो तो हमें एकांक सदिश का यूज लेना पड़ेगा, लेकिन एक बार हम इस टाइप से बता रहे हैं इसको, F इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर। इसको मैं नंबर देता हूँ 1। ठीक है, इसके बाद में अपने पास पूछा जा रहा है कि अब जब दूसरा परीक्षण आवेश आ गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है। ठीक है, यदि सदिश रूप में बात करें तो यदि हम वैसे एक बार वेक्टर नहीं दर्शाते तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन Q0। F का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 से, तो मान रखो K Q0 अपॉन R स्क्वायर में भाग किसका देना है, Q0 का। तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू, यहाँ से इंप्लाइज कर देता हूं मैं, E इज इक्वल टू आएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन K की वैल्यू तो आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसके बाद में K Q अपॉन R स्क्वायर हो गई, और K की वैल्यू अपने को पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र को यदि सदिश रूप में लिखोगे तो क्या जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर तो है ही, और डायरेक्शन बताने के लिए क्या जाएगा, R क्यूब। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो दूरी पर डिपेंड है किस प्रकार से निर्भर करता है, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि कूलम्ब बल है,
F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। और यदि इसके बीच में ग्राफ लेंगे विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य, तो ग्राफ आएगा इस टाइप से डिक्रीज होता हुआ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, हमने देखा कि आवेश जो था वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण कर रहा था, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो ये बोला जाता है कि विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें छोड़ा गया जो जैसे कोई भी धनावेश है, कोई भी आवेश छोड़ा गया है, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक चलता हुआ जिस पाथ का अनुसरण करेगा, यानी कि जैसे मान लो कि इस रास्ते से होता हुआ चल रहा है, इस पाथ से होता हुआ चलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। पिछली बार अर्धवार्षिक का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, नाम बदल दिया, तो दोनों का नाम सेम ही होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक आवेश जो स्वतंत्रता पूर्वक धनावेश जैसे छोड़ा जा रहा है, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक चलता हुआ जिस पथ का अनुसरण करेगा उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो आपने को ध्यान रखना है। अब देखो, ये जैसे मान लीजिए कि एक धनावेश हम कह रहे हैं कि इस पथ से चल रहा है, इस पथ से चलता हुआ यहाँ पहुंचता है, तो ये किसको दर्शाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आवेश है, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही, तो इस विद्युत क्षेत्र में एक आवेश स्वतंत्रता पूर्वक चलता हुआ जिस पथ का अनुसरण करता है, उसी पथ को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इंपॉर्टेंट, वो देखिए। इसमें भी ये भी एग्जाम में आता रहता है, एक क्वेश्चन जो है वो दो क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे आपसे टोटल। जैसे कई बार तो एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, इसका आगे का टॉपिक है, वो पूछ लिया जाता है। कई बार इसमें से इतना ही पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, और ये आता भी एग्जाम में 1 नंबर का है, और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि क्या होता है ये। तो आइए समझ लेते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। फर्स्ट तो प्रॉपर्टी ये होती है, पहले तो इसकी डेफिनेशन है वो आप इसमें लिख सकते हो कि एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश जो है जिस पथ का अनुसरण करता है वो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। ठीक है, दूसरा हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि धनावेश के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, ठीक है, धनावेश में यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे तो इनकी क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। ठीक है, धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरफ होती है, बाहर की ओर होती है, जबकि ऋणावेश में किस तरफ रहेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी अंदर की ओर। ठीक है, यानी कि इसमें क्षेत्र रेखाएं आती हुई प्रतीत होगी और इसमें से जाती हुई प्रतीत होगी। अब जैसे मान लीजिए दूसरी प्रॉपर्टी हम देखें तो ये 10 धनावेश से स्टार्ट हो रहा है, कोई आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही है, और यदि मैं यहाँ पे एक आवेश ले लेता हूँ -q आवेश, तो ये किसमें जा रही है, ऋणावेश की ओर। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए तो ये आवेश आता हुआ हो गया और इसके लिए ये डायरेक्शन जाते हुए हो गई। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो धनावेश में तो बाहर की ओर निकलती है और ऋणावेश में अंदर की ओर आती है। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी कि धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर की तरफ होती है, जबकि ऋणावेश में किस तरफ होती है, अंदर की ओर। दूसरी प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के कहां समाप्त होती है, ऋणावेश पर खत्म होती है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? यदि ये एक दूसरे को काटती तो इसकी 2 दिशाएं होती। कितनी दिशाएं हो जाती? 2 दिशाएं। और ये ऐसा इसके लिए ऐसा होना संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं की जो दिशाएं होती है वो कभी भी 2 नहीं हो सकती, क्योंकि एक निश्चित पाथ का ये अनुसरण करता है। यदि इस पाथ पे चलेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी तरफ जा रहा है। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। और यदि ऐसा होता तो मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो दिशाएं हैं वो 2 से ज्यादा संभव, मतलब 2 संभव होना संभव ही नहीं था। इसलिए 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो पहली प्रॉपर्टी में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती है धनावेश में, इसमें अंदर की ओर होती है। इसमें धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है। अब यदि हम बात करें आकर्षण प्रतिकर्षण की, तीसरा आपको बता दिया कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं फोर्थ कि आवेश जो होते हैं, आपको पता है कि धनावेश और ऋणावेश के मध्य क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन क्यों पाया जाता है? 2 अपोजिट चार्जेस के बीच में आकर्षण क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि धनावेश में तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है और ऋणावेश इसको आकर्षित करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे?
आकर्षित कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट चार्जेस के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है इस प्रकार की। जबकि सेम चार्ज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो वो देखिए सेम चार्ज में क्या इफेक्ट होगा वो हमें देखना है। तो सेम चार्ज में ये इफेक्ट होगा कि जैसे मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर धनावेश है, ठीक है, ये बाहर की ओर रहेगी। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो एक दूसरे को क्या करेगी, ये रिपेल करेगी, एक दूसरे के नजदीक नहीं आएगी, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, प्रतिकर्षण। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखनी है। एक आपको ये ध्यान रखना है और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तो आप ध्यान रखिए कि जितनी आवेश के पास जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, जैसे मान लीजिए कि जितनी निकट इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये कितनी सारी होगी इसके पास, तो किसी आवेश के पास जितनी अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र वहां पे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, प्रबल होता जाएगा। और जितनी रेखाओं की संख्या कम होगी वो विद्युत क्षेत्र उतना ही क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। और एक ये बताया जाता है कि किसी मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, उससे जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, तो मैंने बताया कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा और ये शो करेगा इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, इसको दर्शाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, तो किसी एकांक पृष्ठ से जो लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं होगी या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी जितनी ज्यादा होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है। एटलीस्ट आपको 3 या 4 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि इसमें 2 ही गुण पूछे गए और आपको मैक्सिमम भी यदि याद रखें तो 4 तो याद होनी चाहिए। और इतना कोई टफ नहीं है, सिंपल सा है। खाली इसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि धनावेश में तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है बाहर की ओर, ऋणावेश में होती है अंदर की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेगी तो वहां पर 2 दिशाएं होगी, ऐसा इसके लिए संभव नहीं है। धनावेश और ऋणावेश में आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो यदि प्रकृति की बात करी जाए तो वक्रीय प्रकृति की होती है। यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि धनावेश चल रहा है और किसी बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा खींचे तो उस समय वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी कि विद्युत क्षेत्र किधर होगा। मान लीजिए कि जैसे ये धनावेश है, चलता हुआ इस पथ का अनुसरण कर रहा है और मैं इस समय इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचू, आपको पता लगाना है कि इस समय विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा किधर होगी, तो ये स्पर्श रेखा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, वो आपको ध्यान रखनी है। और एक आपको बताना है कि धनावेश और ऋणावेश के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती है, जबकि समान चार्जेस के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस टाइप की होती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ से 2 टॉपिक देख लिए। एक तो स्थिर विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर KQ/R² होता है, और एक फॉर्मूला रहता है F/Q0। और दूसरा हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो सिंपल सा टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश चलता हुआ जिस पथ का अनुसरण करेगा, स्वतंत्रता पूर्वक चलता हुआ जिस पथ का अनुसरण करता है, उसी को हम क्या करते हैं, उसको हम कहेंगे विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये आपको बता दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है टॉपिक वो आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा, वहां से आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, पहुंच करो। नेक्स्ट पॉइंट है, कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो आप देख रहे हो कि हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़े। अब इसी गुण के आधार पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आपको जो है वो अपनी नोटबुक में तो नोट करना नहीं है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि इसमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण का पालन करता है और कौन सा नहीं। आपको 5 प्रॉपर्टीज मैंने कम से कम बताई, तो उसमें आप देख सकते हैं कि धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा जो होती है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए और ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पे 3 डायग्राम दिए हुए A, B और C। इन तीनों डायग्राम को आप ध्यान से देखिए कि इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा देखो आपको बाहर जाती हुई दिख रही है, इसमें भी बाहर दिख रही है, इसमें भी देखो बाहर दिख रही है। तो इसी प्रकार से 3 डायग्राम हमें दिखाए गए हैं। इन तीनों डायग्राम में से आपको ये बताना है कि कौन से में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण का पालन हो रहा है और कौन से में नहीं। जैसे आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन तीनों डायग्राम को देखते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से में विद्युत क्षेत्र का जो गुण का है वो पूर्ण रूप से पालन हो रहा है और कौन से में नहीं हो रहा। इनको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और इनको ध्यान से देख लीजिए कि कौन से विद्युत क्षेत्र रेखा की डायरेक्शन किस तरफ है। तो इसका सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देना है, तो देख सकते हो। और नोटबुक में नोट नहीं करना, इसको समझने के लिए ये
तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना इसको और बताना कि ये कौन सा इसके अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है उसके गुण का पालन नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, करो पोज। अब देखिए जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में है, ये लास्ट के टॉपिक चल रहे हैं जिसके अंदर एक तो विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हमारे पास 2 बड़े टॉपिक है, जिसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और मिलेगा बलाघूर्ण का, और इतने में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ से आप मान के चलिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हमने पढ़े हैं उसके बाद की जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। यदि आप अपने पास पीछे वाले पेपर है तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। और ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डेफिनेशन जो पूछी जाती है वो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें भी 2 डेफिनेशन है, एक तो होता है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक होता है डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है ये, तो देखिए द्विध्रुव यानी कि जिसके अंदर 2 ध्रुव रहेंगे, एक तो धनावेश वाला और एक रहे ऋणावेश वाला। ठीक है, तो ये द्विध्रुव का जो युग्म रहेगा जिसके अंदर आवेश के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है ये आपको यहाँ से याद रखनी है और आगे तक हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या होता है, तो मान लीजिए 2 आवेश जो क्या हो समान प्रकृति के नहीं होंगे, हम कहेंगे कि इनके बीच में जो चार्ज होंगे वो समान रहे। जैसे 2 समान आवेश है, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ठीक है, तो जब 2 समान आवेश लिखेंगे यहां से 2 समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, किंतु विपरीत प्रकृति के हो, ठीक है। तो जैसे 2 आवेश ले लिए, जैसे हमने पास है एक तो क्यू है, तो क्यू दोनों समान आवेश हो गए। 2 समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के, यानी दोनों की जो नेचर है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे एक प्लस है और एक क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो 2 समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के हो तथा इनके मध्य की दूरी अत्यल्प हो, तो इस प्रकार से बना युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 समान आवेश, यानी आवेश तो होने चाहिए समान, लेकिन उनकी नेचर कैसे होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे प्लस है और एक माइनस है, तो 2 विपरीत प्रकृति के हो तथा इनके बीच की दूरी अतल हो, तो इस प्रकार से बना हुआ युग्म ही क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखो यहाँ से हम कह सकते हैं, जैसे ये अपने पास एक तो आवेश है माइनस क्यू, एक हो गया प्लस क्यू। ठीक है, तो 2 आवेश समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के हो तथा इनके बीच की दूरी हम अत्यल्प मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूरी ले ली, मान लीजिए 2a। हमने क्यों ली है ये, आपको 2a दूरी ये क्यों ली गई है, एक इसके बाद में एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ये दूरी 2a ही क्यों ली, a क्यों नहीं ले रहे। तो पर आपको ये ध्यान रखना है कि 2 आवेश समान आवेश जिनकी प्रकृति अलग अलग हो तथा उनके बीच की दूरी अत्यल्प हो, तो इस प्रकार से बना हुआ जो युग्म है ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। और ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसमें आपको ये डेफिनेशन तो लिखनी है, ये डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी कि 2 समान आवेश जिनके बीच की दूरी क्या हो, अत्यल्प हो और परस्पर विपरीत प्रकृति के हो, तो किसी एक आवेश के परिमाण, इन दोनों में से कोई भी एक आवेश लीजिए। तो एक आवेश हमने ले लिया, जैसे माइनस क्यू ले लिया, तो उसका परिमाण लेना, यानी कि उसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव, तथा उसके बीच की जो दूरी है, दूरी कितनी है 2a, इसका गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो यदि हम इसको परिमाण हटाएंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो q इंटू 2a ही क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला भी हो गया और ये इसका परिभाषा भी हो गई।
तो क्या कहेंगे कि जब दो समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के हो, जिनके बीच की दूरी अचल हो, तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम दर्शाते हैं सदिश P से। किससे दर्शाएंगे, डाइपोल मोमेंट को सदिश P से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, तो आप देखिए आवेश का मात्रक तो होता है कुलाम, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कुलाम इंटू मीटर, ये इसका यूनिट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा है ये टॉपिक कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहेंगे। इसके बाद में इसमें से एक टॉपिक आएगा बड़ा, जो इसी के आधार पे हमें समझना है, और वो कई बार एग्जाम में 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। तो दो आवेश जो समान हो परंतु उनकी प्रकृति विपरीत हो तथा उनके बीच की दूरी यदि अत्यल्प होगी, तो इस प्रकार से बना हुआ युग्म क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो ये डेफिनेशन तो लिखनी है, और साथ में क्या बताना है कि दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसकी दूरी का जो गुणनफल होगा उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये एक सदिश राशि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा कुलाम इंटू मीटर। ये आपको टॉपिक है वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको पीडीएफ के माध्यम से